तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI। इसको बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और 2025 ट्वेल्थ एग्जाम। क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में। एक क्वेश्चन एक बार पूछा है। देखिए आराम से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे डेटा और एक तरफ लिखेंगे इंफॉर्मेशन, और दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना शुरू करेंगे। देखिए डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच क्या डिफरेंस है। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डेटम। डेटा को कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? डेटम से, लैटिन का वर्ड है। इसी के तुलना में देखें अगर इंफॉर्मेशन का पहला पॉइंट, डिराइव फ्रॉम वर्ड इनफॉर्मेर। इंफॉर्मेशन को कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है? इनफॉर्मेर। सेकंड पॉइंट है डेटा इज रॉ फैक्ट। सच बात है, डेटा क्या है? रॉ फैक्ट होता है। जब शुरुआती में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रॉ। शुरू में जब कुछ उस पर काम नहीं किया जाता तो होता है वो क्या? रॉ। सेकंड पॉइंट इंफॉर्मेशन का, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। और जब डेटा को ही हम लोग प्रोसेस्ड कर दे तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट है मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। जब शुरुआती में डेटा होता है वो मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन इसी की जगह अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऑलवेज मीनिंगफुल। क्यों होता है ऑलवेज मीनिंगफुल? क्योंकि डेटा से ही तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके बनाया जाता है। जो भी चीज प्रोसेस होता है उसका कुछ मीनिंग होता है। तो इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन यही कहता है कि द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट डेटा का देखिए, इनपुट टू एनी सिस्टम में बी ट्रीटेड एज डेटा। जब हम लोग शुरुआत में किसी भी सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं तो वो होता है डेटा, और जब वो प्रोसेस होके हमको आउटपुट मिलता है तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। वही चीज लिखा, आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग सिस्टम इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब इनपुट देते हैं वो होता है डेटा, लेकिन जब प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होता है वो बन जाता है इंफॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग इज डिफिकल्ट। डेटा को समझना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को समझना इजी होता है। इसका रीजन है कि इंफॉर्मेशन जो है अरेंज्ड होता है, ठीक है, प्रोसेस्ड होता है इसलिए। डेटा में नॉट बी इन ऑर्डर। डेटा ऑर्डर में नहीं होता है, बट इंफॉर्मेशन किस में होता है? ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल देखिए, सर्वे डेटा। अगर हम कहीं सर्वे किए हैं उसका एक एक जो डेटा है वो हमारा डेटा के अंदर, रो डेटा के अंदर आएगा, उसको डेटा के अंदर रखेंगे। लेकिन जब उसको प्रोसेस करके सेंसस में डेवलप कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा इंफॉर्मेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन। यहाँ इज छूटा है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज टोकन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले टोकन क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। आपको ये सी प्लस प्लस के शुरुआत में ही ये चीज हम लोग सीखते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम को क्या कहते हैं? टोकन। जैसे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें जो छोटा छोटा यूनिट जैसे हैच हो गया, इंक्लूड हो गया, आई स्ट्रीम हो गया, तो ये टोकन होता है। ये छोटा छोटा जो पार्ट है ना, यूजिंग हो गया, नेम स्पेस हो गया, एसटीडी हो गया, ये सारे क्या होते हैं? टोकन होते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं टोकन्स। और यही प्रोग्राम के छोटे छोटे यूनिट में से कुछ कीवर्ड है, कुछ आइडेंटिफायर है ना। तो इसी को आप देखते हैं। देर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन के 5 प्रकार होते हैं। पहला कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर और ऑपरेटर। अब जो इतने सारे यहाँ पे प्रोग्राम के छोटे छोटे यूनिट हुए, इसमें से कुछ कीवर्ड हैं, इसी में से कुछ आइडेंटिफायर हैं, कुछ लिटरल हैं, कुछ पंक्चुएटर हैं और कुछ ऑपरेटर हैं। प्रोग्राम के अंदर के छोटे छोटे पार्ट में ये पांचों चीज देखने को मिलता है। अगर ये चीज आपको समझना है तो आप मेरा सी प्लस प्लस वाला वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज कार्नोफ मैप, यानी कि के मैप। इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से सवाल हर साल आता है, और बस क्या किया जाता है, सवाल सेम रहेगा, बस इसके अंदर जो वेरिएबल है इसको चेंज करा जाता है। बाकी बात कार्नोफ मैप का सवाल हर हर साल आता है और 5 नंबर में आता है। तो अगर आप कार्नोफ मैप बनाना सीख गए तो आप समझिए कि 5 नंबर आसानी से ला सकते हैं अपने 12th के
एग्जाम में बहुत इजीली ला सकते हैं, और मैं आज के इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से कार्नोफ मैप को बनाना सिखाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, व्हाट इज कार्नोफ मैप। कार्नोफ मैप क्या होता है? तो देखिए, कार्नोफ मैप क्या होता है, ये एक तरह का टेक्निक है। कार्नोफ मैप क्या है? एक तरह का टेक्निक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, मैं पहला क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं अभी। इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक टू सिंप्लीफाई और सॉल्व बुलियन एक्सप्रेशन। तो सिंप्लीफाई और सॉल्व बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग पिक्टोरियल फॉर्मेट, यूजिंग पिक्टोरियल फॉर्मेट। बस हम लोग जो है पिक्टोरियल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसी टेक्निक को बोलते हैं कार्नोफ मैप। इसमें हम लोग किस तरह का थ्योरेटिकल चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरह का बुलियन लॉ का इस्तेमाल, बुलियन थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करते हैं कार्नोफ मैप में। तो एक पॉइंट यहाँ और लिख देते हैं, इन दिस टेक्निक वी डू नॉट यूज एनी थ्योरम और बुलियन लॉ, बुलियन। ठीक है। तो सबसे पहले कार्नोफ मैप क्या है? ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को पिक्टोरियल फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं, और इसमें किसी तरह का बुलियन लॉज और थ्योरम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यही है कार्नोफ मैप। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आइए हम लोग बी क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिव यूजिंग के मैप। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इस के मैप के थ्रू इसको सॉल्व कर। तो जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आए तो हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, और आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से स्टेप वाइज चलना है। तो हमारा स्टेप वन क्या होगा? स्टेप वन होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास कितना वेरिएबल है। तो वेरिएबल हमारे पास है एक, दो, तीन, चार। चार वेरिएबल है, तो यानी कि 2 का पावर 4 यानी कि 16। इससे ये चीज यहाँ पे साफ होता है कि हम लोग को 16 सेल का एक टेबल बनाना है। अब देखिए, स्टेप टू क्या होता है, फिल द सेल नंबर एंड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ए बी सी डी। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल लिख देता हूँ, इधर लिखेंगे ए बी और इधर लिखेंगे सी डी, सी डी। तो यहाँ जो सबसे पहला वेरिएबल का जो सबसे पहला कॉलम होता है उसमें लिखते हैं हम लोग सी डैश डी डैश, और इसका नंबर होता है 0 1 2 3। एक बार सीधा चलते हैं, दूसरा बार उल्टा चलते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये सेल नंबर फिल कर दिया हम। इसके बाद यहाँ लिखेंगे सी एस डी, सी डी और सी डी। सेम तरीके से ए बी के तरफ भी लिख देंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी, ए बी, ए बी। यस। तो इस तरीके से स्टेप टू भी कंप्लीट हो गया। स्टेप थ्री हमारा क्या कहता है? स्टेप थ्री में करेंगे कि वेरिएबल में जो भी वैल्यूज है उसके जगह पे 1 फिल करेंगे। फिल 1 इन प्लेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सेल नंबर। सेल नंबर में जितना भी वेरिएबल आया है सारे के जगह में 1 फिल करेंगे। तो 0 1 फिल कर दिए, इसमें येलो नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, 1 फिल कर दिए, 2 1 फिल कर दिए, 4 1 फिल कर दिए, 5 6 7 1 1 1 फिल कर दिए, 8 1 फिल कर दिए, 10
हाँ 10 1 फिल कर दिए, 13 1 फिल कर दिए और 15 1 फिल कर दिए। तो क्या किया मैंने यहाँ पे जितना भी वैल्यूज है वेरिएबल का वो सारे सेल में 1 1 फिल कर दिए। स्टेप 4 क्या कहता है, मेक ग्रुप, ग्रुप बनाना है अब यहाँ के बाद 1 का, ठीक है, 1 वालों का ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहला ग्रुप तो यही बनता है हमारा। फिर दूसरा ग्रुप देखिए, और ग्रुप जो बनाएंगे वो मैक्सिमम 1 वाले का बनाएंगे। अगर 8 वाले का बनता तो 8 का मैं बनाता, बट अभी 4 4 ही का बना है ना। एक इधर से कॉर्नर वाला ग्रुप बनेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, कार्नोग मैप का पूरा ग्रुप तैयार हो गया। अगर अगर अभी हमको डायरेक्ट बनाना रहता, सिर्फ आंसर निकालना होता, तो अभी 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर इसका आंसर निकल जाता। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो अब रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म, इसको ऐसे दे देंगे। और यहाँ कितना ग्रुप बना है देखिए, तो सबसे पहला ग्रुप ये बना है क्वाड ग्रुप, दूसरा ये दूसरा क्वाड ग्रुप बना हमारे पास, और एक कॉर्नर वाला क्वाड ग्रुप बना है। तो ये सारे क्वाड ग्रुप को यहाँ हम एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लिखेंगे और उसका रिड्यूस्ड फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको मान के चलते ये ग्रुप 1 है हमारा, ठीक है। तो ग्रुप 1 को हम एम से, मतलब कि सारे सेल को एम से रिप्रेजेंट करेंगे। M5 प्लस M7, M7 प्लस M13 प्लस M15। अब इसका रिड्यूस फॉर्म क्या होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म का मतलब होता है इसमें जो कॉमन आ रहा हो, इसमें अल्फाबेट में जो कॉमन आएगा वो होता है इसका रिड्यूस्ड फॉर्म। देखो इसमें क्या आएगा कॉमन, यहाँ से अगर देखें C-D, CD क्या कॉमन है, इसमें से D और इसमें से D, दोनों में से D कॉमन है। अगर कॉलम वाइज देखें तो A-B, B कॉमन है। तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, फिर कॉलम वाला, तो लिखेंगे B और B। पहला का रिड्यूस फॉर्म निकल गया हमारा। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की ओर। तो ये ग्रुप बना है हमारा, ये वाला ग्रुप, तो इसको ग्रुप 2 मान लेते हैं। ग्रुप 2, ग्रुप 2 का हम रिड्यूस फॉर्म लिखेंगे। अब कौन सा आएगा इसमें, M4 प्लस M5 प्लस M7 प्लस M6। देखिए जरा रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आएगा, रिड्यूस फॉर्म मतलब कॉमन क्या है, देखिए ए डैश भी सब में कॉमन है, ए डैश भी ये चारों में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी। बाकी बस ऊपर वाला कट जाएगा, सी ऊपर में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ए डैश बी कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे ए डैश बी। एक और पेयर बन रहा है हमारा कॉर्नर कॉर्नर वाला, ठीक है, तो उसका भी लिख देता हूँ मैं यहाँ नीचे, M0 प्लस M2 प्लस M8 प्लस रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होगा देखिए, तो इसमें चारों में से क्या कॉमन है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से मिलाता हूँ, सी डी सी डी, कुछ कॉमन है। अच्छा एक सेकंड, देखिए यहाँ सी डैश डी डैश, यहाँ सी डी, ये दोनों में से डी डैश कॉमन ऊपर वाले में से है। और अगर नीचे वाले में से देखें हम, ए बी और ए डैश बी डैश यानी बी डैश, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बी डैश और बी डैश। इस तरीके से हमने क्या किया, कार्नो मैप का रिड्यूस फॉर्म निकाल दिया। डायरेक्ट अब आती है आंसर की बारी। आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में हम क्या कर देंगे, जो हमारा फंक्शन बना है ए बी सी और डी, इसको लिखेंगे, और इक्वल टू बी डी प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश बी डैश। तो ये होगा हमारा कार्नो मैप का आंसर, करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने बनाया है क्वेश्चन को स्टेप वाइज थ्योरी तरीके से, उस तरीके से आप बना देते हैं, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन।
ये जो अभी कार्नोफ मैप का क्वेश्चन मैंने कराया, ये क्वेश्चन हर साल आता है, सिर्फ ये वेरिएबल चेंज होता है, बाकी बस सॉल्व करने का तरीका यही होता है। आपको अगर सॉल्व करने का तरीका अभी नहीं पता चला तो कार्नोफ मैप का वीडियो जरूर देखें और ये क्वेश्चन को एक बार जरूर करें, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। नेक्स्ट मेरे पास है पोस्ट फिक्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टैक का, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारे पास है स्टैक का एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है और ये 3 मार्क्स में आता है। सेम क्वेश्चन ये भी आता है हर साल, एवरी ईयर, हर साल आता है। और हर साल आता है तो सिर्फ ये नंबर चेंज होते हैं और ये ऑपरेटर्स चेंज होते हैं, बाकी बात बनाने का तरीका सेम होता है। देखिए अब इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए क्या बनाएंगे, हम एक टेबल। टेबल में सबसे पहले ये रहेगा नंबरिंग का टेबल और ये रहेगा सिंबल का टेबल। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को भी बनाना है। ये हो गया, ये हो गया नंबरिंग का टेबल और ये हो गया सिंबल और ये हो गया स्टैक का टेबल। सबसे पहले देखिए नंबरिंग एक देता हूँ, एक में कौन सा एलिमेंट हमारे पास 120, तो यहाँ लिख देंगे 120। स्टैक में भी 120 जाएगा अभी। नंबर 2 में आते हैं 45, 45 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 45। 3 नंबर में क्या हमारे पास है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30, यहाँ लिख हो जाएगा 120 कॉमा 45 कॉमा 30। ये लाइन को मैं सीधा बना देता हूँ क्योंकि चला रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको स्टैक में रिप्रेजेंट भी करते जाएं हम साथ साथ में, तो इसका स्टैक भी बनाते जाते हैं। यहाँ कितना होगा 120, पहला वाला में कितना एलिमेंट है, जो भी है मैं बढ़ा दूंगा बाद में। छोटा स्टैक बनाता हूँ। 120, इसके नीचे जाएंगे हम लोग, दो एलिमेंट आ गया 120 और 45। इसके नीचे जाएंगे हम लोग 120, 45 और 30। इस तरीके से स्टैक मैंने बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे 4 नंबर पर क्या है प्लस। जैसे भी प्लस आ जाता है, कोई भी ऑपरेशन आता है, तो वो ऑपरेशन किधर होता है, लास्ट के 2 डिजिट। तो ये जो ऑपरेशन आता है प्लस, वो लास्ट के टू एलिमेंट के साथ ही ऑपरेशन होगा। यहाँ लास्ट में कौन सा है, 2, 45 एंड 30, तो इसके साथ ये ऑपरेशन होगा। तो इसको ऐसे करेंगे हम लोग, 120 प्लस 45 और 30 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 30 और 40, 70 और 5 76। तो जो दूसरा स्टैक बनेगा ये हमारा होगा कुछ यूं, 120 और 70। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर का सिंबल क्या हमारे पास, 25, कुछ नहीं, लिखते जाइए कॉमा 25। 6 नंबर में क्या सिंबल हमारे पास है, 15, लिखते जाइए 120 कॉमा 175 कॉमा 25 कॉमा 15। यहाँ स्टैक भी बनाते जाना है। 120 कॉमा 75 कॉमा 25। नेक्स्ट स्टैक हमारे पास है 120 कॉमा 75 कॉमा 25 कॉमा 15। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 7 नंबर में, सिंबल में क्या माइनस है, माइनस यानी कि लास्ट वाले 2 एलिमेंट के साथ माइनस, माइनस परफॉर्म होगा। तो यहाँ लिखेंगे 120, 17, 17 नहीं 75 है ये, सॉरी 75 कॉमा, लास्ट वाले में से माइनस परफॉर्म करना है, 25 में से 15 जाएगा तो बचेगा 10। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 120 75 हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर में जो है हमारे पास वो है प्लस का। ये प्लस का जो परफॉर्म होगा वो लास्ट के 2 डिजिट के साथ इसके साथ होगा। तो यहाँ हो जाएगा 120 कॉमा 75 और 10 85 हो जाएगा।
स्टैक कैसे बनेगा? 120 और 85। लास्ट 9 नंबर पर जो ऑपरेशन हमारे पास है, लास्ट में हमारा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। 120 को और 85 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम। 120 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो 12 पचे 60 का जीरो होगा, 6 बचेगा, 12 अठे 96 और 6 102। 12 अठे 96 और 6 102, यानी कि 10,200 आएगा। 10,200 आएगा तो लास्ट स्टैक इसका क्या होगा? 10,200। और यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखने वाले क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन भी आता है हमेशा एल्गोरिथम लिखने के लिए। ये डेटा एंड स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो इसमें से भी, तो इस तरह का सवाल भी लगभग एग्जाम में आता ही आता है, बहुत बार आता है। जैसे कि बबल सॉर्ट का यहाँ एग्जाम्पल लिखने आ गया, जैसे यहाँ बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखने आ गया। इसी तरह से बहुत सारे सॉर्टिंग का टाइप है, उन सारे सॉर्टिंग टाइप में से कोई ना कोई सॉर्टिंग टाइप का एल्गोरिथम लिखने के लिए एग्जाम में आ जाता है, और आता है 5 नंबर में आता है, 1-2 नंबर में नहीं आता है, 5 नंबर में आता है। अगर आप एल्गोरिथम लिखना सीख गए डेटा स्ट्रक्चर में, समझिए आपका 5 नंबर भी ये फिक्स हो गया। यानी कि आज का अगर वीडियो आप देख लें अच्छे तरीके से, इन सारे टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो 5, 10, 15, यानी कि आपको समझिए कि 20 नंबर से 25 नंबर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर ये टॉपिक को आप पढ़ लेते हैं जो आज के इस वीडियो में मैंने पढ़ाया था। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सॉर्टिंग? देखो, सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस। सॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है इन विच वी अरेंज डेटा इन असेंडिंग एंड DES CENDING, ascending and descending order. Order is called sorting. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग एक प्रोसेस जिसमें हम लोग डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, उसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। अगर हम एग्जांपल दे दें एक, यहाँ देखिए 2 8 3 3 7 6 5, ये हमारे पास एक डेटा है। अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, हो जाएगा 2 3 5 6 7 8। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, और इसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉर्टिंग, और इसको बोलते हैं सॉर्टेड डेटा। सॉर्टेड डेटा। और ये हमारा है अनसॉर्टेड डेटा। अनसॉर्टेड डेटा। तो यहाँ से आप क्या सीखे? सॉर्टिंग आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है? अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो वीडियो को प्ले बैक करें, फिर से देखें। मैं सेकंड क्वेश्चन मूव करता हूँ और एल्गोरिथम लिखता हूँ। चलो, बोर्ड को मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि बबल सॉर्ट होता क्या है। बबल सॉर्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम लोग? अरेंज करते हैं एलिमेंट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो बबल सॉर्ट तो एक तरीका हो गया अरेंज करने का। किस तरीके से करते हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एल्गोरिथम को लिखेंगे। और मैं एल्गोरिथम लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? देखो, एल्गोरिथम का मतलब होता है, इट इज ए प्रोसेस। क्या है? ये एक प्रोसेस है टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एल्गोरिथम का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के प्रोसेस को बोलते हैं एल्गोरिथम।
तो आपको अब एल्गोरिथम भी समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ और बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिख करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ लिख देते हैं एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट, एल्गोरिथम फॉर बबल सॉर्ट। तो अभी मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे स्टेप वन। स्टेप वन क्या है बबल सॉर्ट का, वो देखिए। स्टेप वन हमेशा होता है शुरुआत, यानी कि बिगिन। और इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना है। फिर आते हैं स्टेप टू। तो जब हम लोग बबल सॉर्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टेप टू में क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। तो डिफाइन एन एरे बना दिए हम लोग। तो ये एरे बनाएंगे, तो इस एरे में जो भी एलिमेंट रहेगा उसको सॉर्ट करेंगे। अभी आगे पहले मैं एल्गोरिथम लिखता हूँ, फिर मैं एल्गोरिथम को आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। स्टेप थ्री पे आते हैं। स्टेप थ्री में हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग एरे बनाए हैं उसके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके देखेंगे कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, दोनों एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और इसमें कंडीशन लगा देंगे इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन। अगर पहला एलिमेंट ग्रेटर है तो स्वैप देम, दोनों को क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। जैसे यहाँ मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ा सा, एक जैसा ये हो गया हमारा एरे। पहला स्टेप एरे डिफाइन कर दिए, 7 2 5 3। ठीक है, ये हमारा एरे हो गया। कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। इसमें से अगर इफ फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है तो स्वैप कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट वाला सेकंड में चला जाएगा और सेकंड वाला फर्स्ट में चला जाएगा। तो ये एरे कुछ हो जाएगा यूं, ये 2 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट। अब इसके बाद क्या है, और पहला काम करने के बाद मूव टू द नेक्स्ट पेयर ऑफ एलिमेंट और सेम प्रोसेस को बार बार करना है। फिर यहाँ चेक करना है कि 7 और 5 में कौन ग्रेटर है। अगर फर्स्ट वाला ग्रेटर है तो फिर से स्वैप कर दीजिए, दूसरा में भी वही कंडीशन होगा, 5 7 3। जब तक फर्स्ट वाला ग्रेटर रहेगा तब तक ये स्वैप होता रहेगा। चलिए स्टेप फोर पे आते हैं हम। स्टेप फोर क्या कहता है, स्टेप फोर कहता है कि कंटिन्यू कंपेयरिंग कंपेयरिंग एंड स्वैपिंग। ये जो कंपेयरिंग और स्वैपिंग चलते रहना चाहिए, तब तक चलना चाहिए जब तक ये चारों डिजिट अच्छे तरीके से सॉर्ट ना हो जाए। सॉर्ट का मतलब कि पहले छोटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट ना हो जाए, तब तक ये कंपेयरिंग और स्वैपिंग चलता रहेगा। एडजेसेंट एलिमेंट्स एलिमेंट्स until the larger element bubbles up to the end of the array। इसका मतलब है कि अब तक कंपेयरिंग और स्वैपिंग का प्रोसेस चलना चाहिए जब तक सारा जो है डेटा अरेंज ना हो जाए, यानी कि लास्ट में सबसे बड़ा वाला बबल अप ना हो जाए, यानी कि लार्जर एलिमेंट जो वो लास्ट तक ना चला जाए, तब तक ये कंपेयरिंग और स्वैपिंग का प्रोसेस चलता रहना चाहिए। स्टेप 5 कहता है रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट। ये तब तक चलना चाहिए प्रोसेस जब तक ये सॉर्ट होकर के 2 3 5 7 ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस स्वैपिंग का और कंपेयरिंग का चलते रहना चाहिए। तो जैसे हो जाए तो आ जाएगा स्टेप 6 एग्जिट। जैसे ये कंप्लीट हो गया तो हमारा क्या होगा, एल्गोरिथम एग्जिट हो जाएगा। तो ये है हमारा क्या, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। तो ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम था जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखे। तो आज मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन करा दिया है, और ये 5 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के हर साल एग्जाम में आते रहते हैं।
तो इन सारे टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 5 नए क्वेश्चन के साथ, नए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।